हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे शिक्षण कौशल। देखिए, शिक्षण कौशल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शिक्षण कौशल से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था शिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे जो इजी क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन सा शिक्षण कौशल है और कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये जो इसके अंदर 10 शिक्षण कौशल होते हैं, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि पाठ्य प्रस्तावना का प्रथम सोपान कौन सा है या पाठ्य प्रस्तावना का पहला चरण कौन सा है। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं उनका यूज़ कहाँ पर होता है। आप सभी लोगों ने कोई ना कोई टीचिंग कोर्स ज़रूर करा होगा, ठीक है, तभी आप लोग टीचिंग रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होते हैं उसमें आप लोगों को टीचिंग करवाई जाती है। जैसे आपने अगर बीएड डीएलएड वगैरह कर रखा है तो उसमें टीचिंग कराई जाती है और वहाँ पर आप लोगों से लेसन प्लानिंग करवाई जाती है और फिर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है, फिर आपसे टीचिंग करवाई जाती है। तो वहाँ पर जो आप लेसन प्लानिंग करते हैं उसके अंदर शिक्षण कौशलों की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को ध्यान होगा, पाठ्य प्रस्तावना कौशल करते हैं हम लोग, फिर उद्देश्य कथन पूछते हैं, फिर प्रश्न कौशल होता है, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं, फिर स्पष्टीकरण देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ देखी होंगी? ये पाठ्य प्रस्तावना जब हम बनाते हैं या लेसन प्लानिंग जब हम करते हैं ये उसके अंतर्गत होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि आपका कौन सा शिक्षण कौशल है और कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सा पाठ्य प्रस्तावना का पहला सोपान या पहला चरण है। ठीक है, पाठ्य योजना का पहला सोपान या पहला चरण है। और किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये तीसरा कौशल है तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और क्या क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी जो कहानियाँ और कविताएं आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, मौखिक के अंतर्गत आती हैं या लिखित के अंतर्गत आती हैं। ये थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरह के इससे बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। शिक्षण कौशल, तो सबसे पहले इसका अर्थ समझना पड़ेगा, फिर कौशलों के प्रकार समझने पड़ेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके टोटल 10 कौशल हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। शिक्षण के 3 पहलुओं का ज्ञान। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से शिक्षण कौशल समझ में आ गए या आपने शिक्षण के 10 कौशलों को सीख लिया तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको टीचिंग के 3 पहलुओं का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, पहला पहलू कौन सा होगा? भावनात्मक, दूसरा ज्ञानात्मक और तीसरा क्रियात्मक। इसको ऐसे समझें, आप बच्चे का भावनात्मक विकास कर पाएंगे, आप बच्चे का ज्ञानात्मक विकास कर पाएंगे और आप बच्चे का क्रियात्मक विकास कर पाएंगे अगर आप शिक्षण के कौशलों को बहुत अच्छी तरह से सीख गए। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये डेफिनेशंस, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फ़िलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पढ़नी है तो। फ़िलहाल ये कहीं नहीं आती हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इनकी डिटेल समझने की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहला कौशल बनता है पाठ्य प्रस्तावना कौशल। देखिए, लेसन प्लानिंग करते समय आप लोग क्या करते हैं, जब अपना नाम, स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, क्लास और अवधि और कालांश, ये सारी चीज़ें जब फिल कर लेते हैं तो उसका बाद में क्या होता है, फिर एक हमारा पहला हेडिंग पड़ता है पाठ्य प्रस्तावना कौशल। लेकिन यूपी के जितने भी स्कूल हैं जो टीचिंग कोर्स करवाते हैं वहाँ पर टीचर्स बच्चों को क्या बताते हैं कि आपको पाठ्य प्रस्तावना में सिर्फ क्वेश्चंस करने, 5 से 6 क्वेश्चन करने, वो भी जेड क्वेश्चनिंग की जाती है। आपके क्वेश्चन से बच्चे का आंसर होता है, फिर बच्चे के आंसर से आपका क्वेश्चन होता है। देखो, ये बात ठीक है कि पाठ्य प्रस्तावना में क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं, लेकिन पाठ्य प्रस्तावना में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं, ये बात गलत है। आप पाठ्य प्रस्तावना को कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, आप इसमें कहानी या कविता सुना सकते हैं, आप बच्चे को उदाहरण दे सकते हैं, आप कोई घटित घटना बता सकते हैं। जैसे आप कहीं पर घूमने गए, तो जैसे आप लाल किले पे घूमने गए, ठीक है, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा हम इस जगह पे गए थे, फिर वहाँ ऐसा हुआ, फिर इस तरह की दीवारें थी, इस तरह की कारीगरी थी। तो आप घटित घटना बता सकते हैं बच्चे को। जैसे आप राजस्थान गए, ठीक है, आप बच्चे को रेगिस्तान पढ़ा रहे हैं, आप राजस्थान गए तो अपनी यात्रा के बारे में उसको बता सकते हैं। या फिर क्लासरूम में कोई बच्चा अगर राजस्थान होके आया है, ठीक है, तो उससे उसका अनुभव भी पता कर सकते हैं। ये सब पाठ्य प्रस्तावना। देखो, पाठ्य प्रस्तावना का क्या मतलब होता है? पाठ प्रस्तावना का सिर्फ इतना फ़ायदा है कि बच्चे को जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसको उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ता है।
और उसमें उसकी थोड़ी सी रुचि जागृत हो जाए। जो पाठ प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना कौशल होता है, इससे दो ही काम होते हैं। एक, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है आखिरकार ये कितने पानी में है। दूसरा, उसके अंदर पाठ से रिलेटेड रुचि जागृत हो जाती है, ठीक है। और तीसरा, थोड़ा बहुत उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई चीज़ हम दिखा सकते हैं बच्चे को लाके, कोई मॉडल वगैरह दिखा सकते हैं, कोई प्रयोग कर सकते हैं बच्चे के साथ में, कोई चित्र दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं। इस तरह से भी पाठ प्रस्तावना बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है हर बार आप क्वेश्चन आंसर ही करें, ठीक है। तो हम समझते हैं पाठ प्रस्तावना से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखें, पहला जो बहुत फेमस क्वेश्चन इससे आता है वो ये है कि ये प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण किसका है, लेसन प्लानिंग का। जो पाठ प्रस्तावना है वो लेसन प्लानिंग का प्रथम चरण या प्रथम सोपान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में, ठीक है। शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है। पाठ प्रस्तावना का क्या बेनिफिट है कि जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, वो बच्चे के पूर्व ज्ञान का, प्रीवियस नॉलेज का पता लगा लेता है, आखिरकार बच्चे को कितना पता है। क्लियर। और क्या है, पाठ प्रस्तावना के घटक। पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित होता है। देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाठ प्रस्तावना से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, ठीक है। तो जब बच्चे के अंदर किसी भी पाठ को लेकर रुचि जागृत होगी तो वो क्या होगा, बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर तत्परता आ जाएगी, वो इच्छुक हो जाए कि आखिरकार क्या है, लाओ मैं सीखूं इसको, ठीक है। अब पाठ प्रस्तावना के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, आपको पूर्व ज्ञान पता चल जाता है बच्चे का। सेकंड क्या होता है, उद्देश्य आपका क्लियर हो जाता है। बच्चे को भी पता चल जाता है कि आखिरकार ये मुझे जो कहानी सुनाई जा रही है, जो कविता सुनाई जा रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसका आखिरकार क्या उद्देश्य है। सेकंड, सहायक सामग्री। आप ऑलरेडी जब प्रस्तावना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सहायक सामग्री का यूज़ भी करते हैं और बच्चे को दिखाते भी हैं। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध। हाँ भाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर कहानी सुना रहे हैं या सुन रहे हैं या फिर उदाहरण दे रहे हैं, उसका संबंध मुख्य पाठ से होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं और आपने एग्जाम्पल्स उठा रखे हैं पॉलिटिक्स के या फिर साइंस के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका मुख्य पाठ से संबंध होना ही होना चाहिए। समुचित अवधि, जैसे आपने पूरी लेसन प्लानिंग कर ली, उसमें आपने समय निर्धारित करा कि मैं 6 मिनट पाठ प्रस्तावना को दूंगा या फिर 5 मिनट दूंगा या फिर 7 मिनट दूंगा, तो उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं है आप पूरे टाइम, जो भी आपको टाइम मिला है पढ़ाने के लिए, आप उसमें पूरा टाइम पाठ प्रस्तावना ही करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों की रुचि व प्रयोग, छात्रों की रुचि भी पता चल जाती है और उनकी प्रेरणा भी पता चल जाती है। प्रेरणा तो उनके अंदर जागृत हो जाती है और रुचि भी उनके अंदर जागृत हो जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें जागृत होती हैं और कुछ चीज़ों को प्रदान करना पड़ता है। तो रुचि को जागृत करना पड़ता है और प्रेरणा को प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। पाठ प्रस्तावना के विभिन्न तरीके हैं। पाठ प्रस्तावना को आप अनेक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान पर या से प्रश्न पूछना, मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित आप प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर पूर्व ज्ञान से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। कहानी सुना सकते हैं, कविता सुना सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन और है, कहानी सुना भी सकते हैं और बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कह भी सकते हैं, ठीक है। उदाहरण या घटित घटना, आप बच्चे को कोई एग्जाम्पल दीजिए या फिर कोई घटित घटना बताइए। प्रदर्शन, प्रयोग, चित्र, मॉडल, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप, पाठ प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि बच्चा एकदम उत्सुक हो जाए उस पाठ को सीखने के लिए, उस पाठ को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन कौशल। देखें, उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है। उद्देश्य कथन कौशल, जैसे आपने सबसे पहले हेडिंग डाला पाठ प्रस्तावना, आपने क्वेश्चनिंग कर ली बच्चे से, उसके बाद आप बच्चों को बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा क्लासरूम में, बच्चों आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम क्लासरूम में बोलते हैं और साथ के साथ ब्लैक बोर्ड पर मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उद्देश्य कथन कौशल। हमारे टीचर्स बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा फॉर्म में आके बोलना पड़ता है इस तरह से, बच्चों आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है, तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखें, पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित होता है। जैसे आपने पाठ प्रस्तावना कर दी, अभी तक बच्चे को ये नहीं पता है कि बच्चा क्या पढ़ने वाला है।
अब क्या हुआ, जब आपने कहा कि बच्चों आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो जो पाठ शिक्षण का लक्ष्य पता चल गया कि महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है। शिक्षार्थी की पाठ में रुचि भी जागृत हो जाती है। जब बच्चे को पता ही नहीं आखिरकार कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो फिर बच्चा क्या ही समझेगा। शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। बच्चे को क्लियर है कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, तो बच्चा एक्टिव होकर बैठ जाएगा। शिक्षण में स्पष्टता आ जाती है। जब क्लियर हो गया कि हाँ यही टॉपिक पढ़ना है, तो कोई ऐसा नहीं कि बच्चा कंफ्यूज है। लेकिन जब पाठ प्रस्तावना कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे को बताते नहीं है कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बच्चे को पता ही नहीं लगना चाहिए। बस आपने क्या करनी है, आपने बच्चों को एक प्रस्तावना सेट कर देनी है, और फिर बाद में जब समस्यात्मक प्रश्न पूछें या फिर कहानी में कोई समस्या क्रिएट करें, उसके बाद पूछेंगे कि बच्चों इसका आंसर क्या है। जब बच्चे वहाँ पर शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, हम लोग अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं कि बच्चों आज हम ऐसा ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं। तब बच्चों के माइंड में एकदम क्लियरिटी आ जाती है। थर्ड है आपका प्रश्न कौशल। देखिए, प्रश्न सिर्फ जेट क्वेश्चनिंग नहीं होती है। प्रश्न सिर्फ वही नहीं होते जिसमें बच्चा आंसर करेगा या सामने वाला पर्सन आंसर करेगा। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। इससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इससे बन सकता है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रश्नों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पूर्व ज्ञान को पता करने के लिए किया जाता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न कौशल में हमें टोटल 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, प्रश्नों के घटक कितने हैं, फिर प्रश्न का उद्देश्य क्या है, फिर प्रश्न के प्रकार कितने होते हैं, फिर क्या है प्रश्न कैसे होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न कौशल में घटक तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रश्न प्रक्रिया और प्रश्न की बनावट। प्रश्न प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि आखिरकार आप प्रश्न किस तरह से पूछ रहे हैं। क्या आप प्रस्तावना के पर्पज से पूछ रहे हैं, आप विकासात्मक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, या फिर आप समस्यात्मक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। ये हो गई प्रक्रिया। और अब आ गया क्वेश्चन प्रश्न की बनावट। तो प्रश्न का आखिरकार आपने स्ट्रक्चर कैसा रखा है, सरल रखा है, स्पष्ट रखा है, प्रासंगिक रखा है, इस तरह अनुकूल रखा है, विविधता में रखा है, या फिर बोधगम्यता में रखा है। तो ये संबंधित है इससे और ये संबंधित है इससे। ठीक है, तो प्रश्न के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार प्रश्न के कितने घटक होते हैं। तो 2 होते हैं, एक प्रश्न प्रक्रिया होती है और एक प्रश्न की बनावट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उद्देश्य। तो प्रश्न पूछने का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता चल जाए और हम उसको नवीन ज्ञान प्रदान कर सकें। सेकंड क्या होता है कि बच्चे के अंदर आप रुचि जागृत कर दो, जिज्ञासा उत्पन्न कर दो और बच्चे को एकदम एक्टिव कर दो, क्रियाशील कर दो, उसके अंदर एक क्रियाशीलता आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न के प्रकार। तो प्रश्न आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हो जाता है, विकासात्मक प्रश्न हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, बोध प्रश्न हो जाता है और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाता है। देखो, प्रस्तावना प्रश्न की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब आप पाठ प्रस्तावना बनाते हैं तो उसमें जेट क्वेश्चनिंग करते हैं, वहाँ पर आपको प्रस्तावना प्रश्न की ज़रूरत पड़ती है। और विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जब आपने पूरा बच्चे को बता दिया या फिर बताने से पहले आपने कहा क्या बच्चों आप लोग ऐसा जानते हैं, फिर आपने फटाक से बच्चों को बता भी दिया। समस्यात्मक प्रश्न क्या होता है, आप बच्चे के सामने एक चैलेंज रख देते हैं, एक समस्या रख देते हैं, तो उसका आंसर बच्चों को खोजना होता है और वो इतना टिपिकल होता है कि बच्चे नहीं बता पाते हैं। बोध प्रश्न क्या होते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं, ये पुनरावृत्ति, आप चीज़ों को बाद में रिपीट करते हैं, वो चीज़ आ जाती है। प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो भाई कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न सरल होने चाहिए। अगर प्रश्न सरल नहीं है तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएंगे, और जब बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर वो आंसर नहीं कर पाएगा। स्पष्ट होने चाहिए, मीन्स उसमें क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है, प्रासंगिक का मीनिंग ये समझ लीजिए आप, जो आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात चल रही है गर्मी की या फिर सर्दी की तो उसमें कोई और ही चीज़ आपने ऐड कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रासंगिक आपकी विषय वस्तु के अनुकूल और अनुसार होनी चाहिए। इस तरह अनुकूल होना चाहिए। इस तरह अनुकूल का मतलब ये होता है जैसे 6th क्लास का बच्चा है तो भाई आप उसका मेंटल लेवल भी तो देखिए ना, आप उसका स्तर देखिए। आप उससे 6th या 7th क्लास का ही क्वेश्चन कर सकते हैं अगर 6th या 7th क्लास का बच्चा है। अगर आपने हाई लेवल के क्वेश्चन करे तो भाई बच्चा नहीं बता पाएगा। ओके, विविधता होनी चाहिए। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रश्न होने चाहिए। कैसे, कभी आप प्रस्तावना पूछ लीजिए,
कभी आप विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए, कभी आप समस्यात्मक प्रश्न पूछ लीजिए, कभी आप बोध वाले प्रश्न पूछ लो, तो कभी पुनरावृत्ति वाले प्रश्न पूछ लो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समस्यात्मक प्रश्न ही पूछते रहें और बच्चे के माइंड में आपसे रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाए कि सर तो हमेशा या मैम तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछती रहती है जो हमको पता ही नहीं होते। भाई बच्चे से कभी इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछो कि बच्चा आपको तुरंत आंसर कर दे, और फिर जब आप उसे वेरी गुड बोलें, एक्सीलेंट बोलें, तब बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल आपका 4th कौशल है। ठीक है, और हाँ, इसका सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है आप लोगों को। कई बार इसको सीक्वेंस बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, जैसे DSSB हो गया, KVS हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, सीक्वेंस बनाने के लिए भी आ जाता है। तो चौथा है आपका व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में आपका व्याख्या की कौशल की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। घटक क्या हो सकते हैं, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब आपकी भाषा धारा प्रवाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आप कहीं बहुत तेज़ बोल जा रहे हैं कहीं पर, या आप हमेशा ही तेज़ बोल रहे हैं या आप हमेशा ही हल्के बोल रहे हैं। नहीं, धारा प्रवाह होनी चाहिए। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है आप वहाँ पर वैसी भाषा का यूज़ करें। अगर कहीं पर जैसे सपोज दैट आप कोई वीर रस का पाठ पढ़ा रहे हो या कविता पढ़ा रहे हो, तो आपकी भाषा में बहुत ज़्यादा वीरता झलकनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई शोक वाली बात आ रही है, कोई शांति वाली बात आ रही है, तो वहाँ आपकी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दुख है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथन कहो। ऐसे कथन कहो कि बच्चा तुरंत कैच कर ले कि आखिरकार हमारे टीचर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर। छात्र सहभागिता। हमेशा जब भी आपने व्याख्या करनी है क्लासरूम में, तो आपको छात्रों की सहभागिता ज़रूर लेनी है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि व्याख्या में तो टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये हायर लेवल पे होता है। ठीक है, आपने कहाँ की बात करनी है, प्राइमरी लेवल की बात करनी है, तो यहाँ पर बहुत कम व्याख्या करनी है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या करनी है, और बीच बीच में बच्चे के अनुभवों को शामिल भी करना होगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको प्रश्न भी पूछने, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप लगातार व्याख्या करते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बीच बीच में क्वेश्चंस बच्चे से करते रहने, चाहे वो जो से क्वेश्चन करने, मतलब जैसी कंडीशन होगी आपको वैसा क्वेश्चन पूछना होगा बच्चे से। ठीक है, व्याख्या कौशल की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आप व्याख्या कर रहे हो, आप स्पष्टीकरण द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। मतलब आप बच्चे को एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं और फिर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप बच्चे को एक किसी भी पर्सन की परिभाषा, डेफिनेशन दे सकते हैं और फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। आप वस्तु प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे आप कोई मॉडल लेके आए क्लासरूम में, सपोज दैट ग्लोब लेके आए, तो ग्लोब को क्लासरूम में रखा और बच्चों को उससे रिलेटेड व्याख्या करना शुरू कर दी कि बच्चा ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये महासागर, महाद्वीप, आप सबको समझा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको व्याख्या के थ्रू कर सकते हैं। आप अभिनय द्वारा कर सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि क्लासरूम वगैरह होता है या मंच होता है, वहाँ पर बच्चे एक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट आप बच्चे को मराठा साम्राज्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड आपने एक अभिनय करवाया और बीच बीच में आप उसकी व्याख्या भी करो, फिर ऐसा हुआ बेटा, फिर ऐसा हुआ, फिर आपने ऐसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये हो गया आपका 4th कौशल। ठीक है, अब हमारे पास कितने बच्चे हैं। नेक्स्ट जो हमारे शिक्षण के कौशल हैं वो आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आप लोगों के डाउट हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।